सो गाइस हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यूएसएसआर और यूएसए की अर्थव्यवस्था में अंतर। तो जैसे कि हमने देखा था कि यूएसआर की अर्थव्यवस्था राज्य द्वारा पूर्ण नियंत्रित थी। ये जो सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था थी वहां पे पूरा नियंत्रण राज्य का था और वहां पे जो अर्थव्यवस्था थी वो योजनाबद्ध थी। व्यक्तिगत पूंजी का अधिकतर अस्तित्व नहीं था। यहाँ पे जो व्यक्तिगत पूंजी थी उसका अस्तित्व नहीं था और समाजवादी आदर्शों से प्रेरित थी। मतलब कि जो साम्यवादी विचारधारा थी उससे प्रेरित थी। उत्पादन के साधनों पर राज्य का स्वामित्व था और साम्यवादी विचारधारा से अभिप्राय यह है कि इसमें मानव की पहचान और उनके कल्याण के लिए समुदाय के महत्व पर जोर दिया जाता है। तो ये यूएसएसआर की अर्थव्यवस्था थी और अब हम पढ़ेंगे यूएसए की अर्थव्यवस्था। यूएसए की अर्थव्यवस्था राज्य का न्यूनतम हस्तक्षेप, मतलब कि इसमें राज्य का कम से कम हस्तक्षेप रहता था। स्वतंत्र आर्थिक प्रतियोगिता पर आधारित थी और व्यक्तिगत पूंजी की महत्वता थी यहाँ पे। मतलब कि जो लोगों की पूंजी थी उस पे लोगों का ही अधिकार था। अधिकतम लाभ के लिए पूंजीवादी सिद्धांत यहाँ पे यूएसए में अपनाया गया था। उत्पादन के साधनों पर बाजार का नियंत्रण था और ये जो पूंजीवादी विचारधारा है इससे अभिप्राय यह है कि यह एक आर्थिक व्यवस्था है जिसमें उत्पादन के साधनों पर निजी लोगों का स्वामित्व होता है। तो गाइज हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। इसके बाद मैं आपको सारे टॉपिक्स ऐसे ही ओरली बता दूंगा नोट्स से। जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे हमने पहले कवर कर लिए हैं, अब कुछ ही रह गए हैं। जैसे कि ये दूसरी दुनिया किसे कहते हैं, मिखाइल गोर्बाचेव की सुधार नीतियां और सोवियत संघ में कम्युनिस्ट पार्टी की शासन की कमियां और एक ध्रुवीय विश्व, ये सब टॉपिक हम ऐसे अब ओरली करेंगे। अब बोर्ड पे लिखने की इसको आवश्यकता नहीं है, छोटे टॉपिक है, इसको कवर कर लेंगे। बाकी ये रहे नोट्स, इसकी पीडीएफ मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज दूंगा। अब हम आगे पढ़ेंगे दूसरी दुनिया के देश किसे कहते हैं। पूर्वी यूरोप के देशों को समाजवादी प्रणाली की तर्ज पर डाला गया था। इन्हें ही समाजवादी खेमे के देश या फिर दूसरी दुनिया के देश कहते हैं या कहा जाता है। और मिखाइल गोर्बाचेव 1980 के दशक में मिखाइल गोर्बाचेव ने राजनीतिक सुधारों तथा लोकतांत्रिकरण को अपनाया था। उन्होंने पुनर्रचना यानी कि पेरेस्ट्राइका व खुलेपन की नीति यानी कि ग्लासनोस्ट के नाम से दो आर्थिक सुधार किए थे। सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा किन देशों ने की थी? रूस, बेलारूस और यूक्रेन ने 1991 में। किसके नेतृत्व में? बोरिस येल्त्सिन के नेतृत्व में। तो इसी के उसके विघटन के बाद ही सीआईएस बना, स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रकुल। इसमें 15 नए गणराज्य देशों का उदय हुआ। सोवियत संघ में कम्युनिस्ट शासन की कमियां। सोवियत संघ पर कम्युनिस्ट पार्टी ने 70 सालों तक शासन किया और यह पार्टी अब जनता के जवाबदेह नहीं रह गई थी। इस कारण सोवियत संघ का विघटन हो गया था। इसकी निम्नलिखित कमियां हैं। तो वो कमियां कुछ इस प्रकार से। कम्युनिस्ट शासन में सोवियत संघ के प्रशासनिक और राजनीतिक रूप से गतिरुद्ध हो चुका था। मतलब कि जो कम्युनिस्ट पार्टी का जो शासन था सोवियत संघ में वो प्रशासनिक रूप से और राजनीतिक रूप से गतिरुद्ध हो गया था। मतलब वो अपना विकास नहीं कर पा रहे थे राजनीति में और भारी भ्रष्टाचार व्याप्त था और गलतियों को सुधारने में शासन व्यवस्था असक्षम थी। मतलब कि जो सोवियत संघ में भ्रष्टाचार चल रहा था और जो गलतियां थी उनके शासन में उसको सुधारने में बहुत देरी हो रही थी या तो वो सुधार नहीं कर पा रहे थे। इस कारण वहां पे सोवियत संघ का विघटन हुआ था। विशाल देश में केंद्रीकृत शासन प्रणाली थी। सत्ता का जनाधार खिसकता जा रहा था। मतलब कि जो सत्ता का जनाधार था, जैसे शासन चल रहा था वहां पे वो खिसकता जा रहा। मतलब कि वहां पे शासन कम्युनिस्ट पार्टी का जो जाता जा रहा था, लोग कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं की बात नहीं मान रहे थे। कम्युनिस्ट पार्टी में कुछ तानाशाह प्रकृति के नेता भी थे जिनको जनता से कोई सरोकार नहीं था और पार्टी के अधिकारियों को आम नागरिकों से ज्यादा विशेषाधिकार मिले हुए थे। मतलब कि कम्युनिस्ट पार्टी के जो नेता थे उन्हें आम नागरिकों से अधिकतर विशेषाधिकार दिए गए थे क्योंकि वो कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है भारत जैसे विकासशील देशों में सोवियत संघ के विघटन के परिणाम। विकासशील देशों की घरेलू राजनीति में अमेरिका को हस्तक्षेप का अधिक अवसर मिल गया। मतलब कि जो विकासशील देश थे सोवियत संघ के विघटन के बाद अमेरिका बचा था, तो उसमें जो विकासशील देशों की घरेलू राजनीति थी
जैसे कि विकासशील देशों में भारत भी आता है और कई सारे देश भी आते हैं, अमेरिका को हस्तक्षेप करने का अवसर मिल गया था। मतलब कि अमेरिका ये चाहता था कि जब सोवियत संघ का विघटन हो गया, अब सबसे बड़ी महाशक्ति अमेरिका बचा, तो जितने भी राज्य थे या देश थे, वो अमेरिका की विचारधारा को अपनाए, वहां की आर्थिक व्यवस्था को अपनाए। कम्युनिस्ट विचारधारा को धक्का लगा, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी का जो शासन था सोवियत संघ में, उसके कारण वहां पे विघटन हुआ था। तो इसी कारण कम्युनिस्ट पार्टी की जो विचारधारा थी उसको धक्का पहुंचा। विश्व के महत्वपूर्ण संगठनों पर अमेरिकी प्रभुत्व और बहुराष्ट्रीय कंपनियों को भारत व अन्य विकासशील देशों में अनियंत्रित प्रवेश की सुविधा। अब हम पढ़ेंगे एक ध्रुवीय विश्व। सोवियत संघ के विघटन के बाद एक ध्रुवीय विश्व अमेरिका ही रह गया था, जो कि सबसे शक्तिशाली हो गया था। विश्व में एक महाशक्ति का होना, इसी को एक ध्रुवीय विश्व कहते हैं। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद एक ध्रुवीय विश्व की स्थापना हुई। उस वक्त विश्व में अमेरिकी वर्चस्व को चुनौती देने वाला कोई और देश नहीं था। अमेरिका का सैन्य खर्च और सैन्य प्रौद्योगिकी की गुणवत्ता का इतना अच्छा होना कि विश्व में कोई भी देश आपको चुनौती नहीं दे सकता था। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक जैसी अंतरराष्ट्रीय संगठनों पर भी उसका ही वर्चस्व था। किसका? एक ध्रुवीय विश्व यानी कि यूएसए का। उसकी जींस, कोक, पेप्सी आदि विश्व भर की संस्कृतियां अन्य देशों पर हावी होने लगी थी। हथियारों की होड़ की क्या कीमत थी? मतलब कि हथियारों की जो होड़ हुई थी सोवियत संघ और यूएसए के बीच, उसकी वजह से क्या कीमत चुकानी पड़ी। सोवियत संघ ने हथियारों की होड़ में अमेरिका को कड़ी टक्कर दी, परंतु प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे में मामले में वह पश्चिमी देशों से पिछड़ गया। उत्पादकता और गुणवत्ता के मामले में वह पश्चिमी देशों से बहुत पीछे छूट गया। अब ग्रास सेल है हमारा नेक्स्ट टॉपिक। ग्रास सेल किसे कहते हैं? शॉक थेरेपी से उन पूर्वी एशियाई देशों की अर्थव्यवस्था चरमरा गई जिनमें पहले साम्यवादी शासन था। रूस में पूरा का पूरा राज्य नियंत्रित औद्योगिक ढांचा चरमरा उठा। लगभग 90% उद्योगों व निजी कंपनियों को निजी हाथों या कंपनियों को बेच दिया गया। आर्थिक ढांचे का यह पुनर्निर्माण चूंकि सरकार द्वारा निर्देशित औद्योगिक नीति के बजाय बाजार की ताकतें कर रही थी, इसलिए यह कदम सभी उद्योगों को मटियामोट करने वाला साबित हुआ। इसे ही इतिहास की सबसे बड़ी ग्रास सेल के नाम से जाना जाता है। इसे सबसे बड़ी ग्रास सेल इसलिए कहा जाता है क्योंकि शॉक थेरेपी की वजह से जो रूस की 90% उद्योग थे उन्हें औने पौने दामों में किसी कंपनियों को या फिर निजी हाथों में बेच दिया गया था। इसी को विश्व की सबसे बड़ी ग्रास सेल के नाम से भी जाना जाता है। और क्या है? ग्रास सेल जैसी हालत उत्पन्न होने के कारण क्या थे? महत्वपूर्ण उद्योगों की कीमत कम से कम करके आंकी गई और उन्हें औने पौने दामों में बेच दिया गया। हालांकि इस महाबिक्री में भाग लेने के लिए सभी नागरिकों को अधिकार पत्र दिए गए थे, लेकिन अधिकांश नागरिकों ने अपने अधिकार पत्रों को काला बाजारियों के हाथों बेच दिया था। क्यों? क्योंकि उन्हें धन की आवश्यकता थी। रूसी मुद्रा रूबल के मूल्यों में नाटकीय ढंग से गिरावट आई। मुद्रास्फीति इतनी ज्यादा बढ़ी कि लोगों की जमा पूंजी जाती रही। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक है हमारा संघर्ष व तनाव के क्षेत्र। पूर्व सोवियत संघ के अधिकांश गणराज्य संघर्ष की आशंका वाले क्षेत्र हैं। इन देशों में बाहरी ताकतों की दखलंदाजी भी बढ़ी। रूस के 2 गणराज्यों चेचन्या और दागिस्तान में हिंसक अलगाववादी आंदोलन चले। चेकोस्लोवाकिया 2 भागों चेक तथा स्लोवाकिया में बंट गया। अब हम पढ़ेंगे बाल्कन क्षेत्र। बाल्कन क्षेत्र या गणराज्य यूगोस्लाविया गृह युद्ध के कारण कई प्रांतों में बंट गया, जिसमें शामिल बोस्निया हर्जेगोविना, स्लोवेनिया तथा क्रोएशिया ने अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया। इसी को बाल्कन क्षेत्र कहते हैं। अब बाल्टिक क्षेत्र किसे कहते हैं? बाल्टिक क्षेत्र लिथुआनिया ने मार्च 1990 में अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया। एस्टोनिया, लताविया और लिथुआनिया ने
1991 में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य बने, 2004 में नाटो में शामिल हुए। मध्य एशिया के देश क्या थे? मध्य एशिया के तजाकिस्तान में 10 वर्षों तक यानी 2001 तक गृह युद्ध चला। अजरबैजान, अर्मेनिया, यूक्रेन, किर्गिस्तान, जॉर्जिया में भी गृह युद्ध की स्थिति है। मध्य एशियाई गणराज्यों में पेट्रोल के विशाल भंडार हैं। इसी कारण से यह क्षेत्र बाहरी ताकतों और तेल कंपनियों की प्रतिस्पर्धा का अखाड़ा भी बन गई है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पूर्व साम्यवादी देश और भारत। मतलब कि भारत के पूर्व साम्यवादी देशों के साथ कैसे संबंध थे। पूर्व साम्यवादी देशों के साथ भारत के संबंध अच्छे हैं। रूस के साथ विशेष रूप से ज्यादा अच्छे हैं। दोनों का सपना बहुध्रुवीय विश्व का, एक ध्रुवीय विश्व का नहीं है। मतलब कि विश्व में बहुत सारी ताकतें हो, कोई एक ध्रुवीय विश्व ना बन जाए, जैसे कि उस समय पे यूएसए हो गया था। 2001 में भारत और रूस द्वारा 80 द्विपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर। भारत रूसी हथियारों का खरीदार भी है। रूस से तेल का आयात भारत में होता रहा है। परमाणुविक योजना तथा अंतरिक्ष योजना में रूसी मदद, मतलब कि जो परमाणु की योजना थी और अंतरिक्ष की जो योजना थी, उस योजना में रूस ने भारत की मदद करी है। कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के साथ ऊर्जा आयात बढ़ाने की कोशिश करी है भारत ने। दोनों देश सह अस्तित्व, सामूहिक सुरक्षा, क्षेत्रीय संप्रभुता, स्वतंत्र विदेश नीति, अंतरराष्ट्रीय झगड़ों का वार्ता द्वारा हल, संयुक्त राष्ट्र संघ के सुदृढ़ीकरण तथा लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं। पूर्व साम्यवादी देश और भारत। सो गाइस, हमारा ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। आपको इस चैप्टर की पीडीएफ टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप पे मैं भेज दूंगा, या उसका लिंक आपको वीडियो में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप उसको वहां से देख सकते हैं। धन्यवाद।